स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। और ये केवल एनटीए में नहीं हुआ, सामान्य रूप से देखा जा रहा है कि कुछ वर्षों से पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। मेरे पास फोन आया चेयरमैन सीबीएसई का, श्रीमती अनीता करवल थी उस समय सीबीएसई चेयरमैन। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि सर एक पेपर लीक हो गया है जिसपे यहाँ पे काफी चर्चा हो रही है, लोग प्रश्न कर रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यूपीएससी का कोई पेपर लीक हुआ। उसका कारण क्या है? आप देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड है ये नकल माफिया, कितना ऑर्गेनाइज्ड है कि शुरू में एक व्यवस्था बनाई गई, सीबीएसई का मैंने परीक्षण किया, कि लोगों को पास करने के लिए ग्रेस मार्क देने लगे। पॉलिसी वॉच के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और आजकल चर्चा में बने हुए भी हुए हैं। आप सब सुन रहे होंगे, टेलीविजन पर, अखबार में पढ़ रहे होंगे कि एनटीए का पर्चा लीक हो गया, जिसके फलस्वरूप लाखों बच्चों का भविष्य अधर में पड़ गया। और यह केवल एनटीए में नहीं हुआ, सामान्य रूप से देखा जा रहा है कि कुछ वर्षों से पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। तो आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। नकल भी एक बड़ा विषय है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से हम चर्चा करेंगे शिक्षा की कुछ विषयों पर जो कि बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हम 2 एपिसोड में करेंगे। आज हम 2-3 विषयों पर चर्चा करेंगे और अगले एपिसोड में, यानी कि 90वें एपिसोड में, हम चर्चा करेंगे शिक्षा नीति पर और कैसे वो नकल माफिया या अन्य माफिया के बारे में कैसा चिंतन है, उसमें कैसे उन समस्याओं का समाधान का प्रयास है, ये हम 90वें एपिसोड में करेंगे। आज हम प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, जैसे मैंने कहा, कि पर्चा लीक, पेपर लीक के बारे में। दूसरा, हम बात करेंगे नकल के बारे में। और तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों को 100% अंक मिल जाते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी भाषा में कैसे मिल जाते हैं। और ये तीनों प्रकरण पर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताना चाहूँगा। आपको मालूम नहीं, जानकारी है नहीं, कि वर्ष 2016 से 2018 तक मैं सचिव स्कूल शिक्षा भारत सरकार था और इन तीनों प्रकरणों में मेरा थोड़ा थोड़ा अनुभव रहा। सबसे आरंभ करते हैं हम सबसे पहले पेपर लीक का। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इसके बारे में कि 2018 में सीबीएसई की परीक्षा होने वाली थी। सचिव के रूप में मेरा कोई सीधा नियंत्रण तो नहीं था सीबीएसई का, लेकिन सीबीएसई शिक्षा विभाग का एक अंग था, इसलिए मेरा भी उत्तरदायित्व था उसमें। मैं जिस दिन ये पेपर लीक हुआ उस दिन मैं देहरादून गया हुआ था। मेरे पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं उनको देखने गया हुआ था। मेरे पास फोन आया चेयरमैन सीबीएसई का, श्रीमती अनीता करवल थी उस समय सीबीएसई चेयरमैन। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर एक पेपर लीक हो गया है जिस पे यहाँ पे काफ़ी चर्चा हो रही है, लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि जो चेयरमैन सीबीएसई ने मुझे बताया उससे मुझे ऐसा आभास हुआ कि उसमें सीबीएसई की कोई गलती नहीं है और जहाँ पर पेपर लीक हुआ है उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए और भविष्य की रणनीति उसमें बता देनी चाहिए। चेयरमैन ने मुझे बताया कि इस पे आम सहमति नहीं बन पा रही है कि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, और तत्कालीन मंत्री ने ये कहा कि बहुत छोटा प्रकरण है, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा अचंभित था, क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर कोई प्रकरण आता है सामने, अगर जन साधारण को उसके बारे में पूरी चीज़ बता दी जाए, जो गलत फहमियाँ होती हैं उसके बारे में वो नहीं होंगी। शाम तक ये इतना विकराल रूप इसने धारण कर लिया कि लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस पेपर लीक में क्या किया जाए। आप लोग आज देख रहे होंगे पेपर लीक में कितना बवाल हुआ। 2018 में बहुत बवाल हुआ, क्योंकि सीबीएसई के अधिकतर स्कूल दिल्ली के थे और दिल्ली में जितने बच्चे थे बड़े परेशान थे, पेपर लीक हो गया था और ये नहीं समझ में आ रहा था क्या किया जाए। मैंने माननीय मंत्री जी से बात करने की कोशिश की, उनसे कहा, उनसे अनुरोध किया कि साहब इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उचित होगा। वो असहमत रहे, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसको आवश्यक नहीं है। अगले दिन सुबह समस्या और गंभीर हो गई और मैं अपने पिता को लेकर यहाँ आया दिल्ली और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और फिर मैं जब मंत्री जी से मिलने गया तब तक समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी कि वो भी परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अनिल जी, चेयरमैन सीबीएसई को हटाना पड़ेगा। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका पैरेलल आज आपको जो परीक्षा नीट की हुई है और जिसमें एनटीए के डीजी को हटाया गया, उसका संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा इसको। उस समय भी ये प्रकरण था लीक होने का
और माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा कि चेयरमैन सीबीएसई को हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा साहब उनकी क्या गलती है, आपको तो पता है कि इस पेपर के लीक में सीबीएसई का कोई उत्तरदायित्व नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पेपर जो था, वास्तविकता क्या थी कि पेपर जाके बैंक के डबल लॉकर में रखा जाता है। तो एक दिन की परीक्षा के लिए जब पेपर निकाले जाने लगा तो जो टीचर गए थे उस पेपर को लेने के लिए, उन्होंने अगले दिन का भी पेपर ले लिया और वो पेपर लीक हो गया। तो उसमें सीबीएसई की कहां गलती है? और ये बात से सहमत थे माननीय मंत्री जी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी। तो मेरे मस्तिष्क में एक बात आई, मैंने कहा साहब ऐसा है कि अभी पूरा मीडिया चेयरमैन सीबीएसई के पीछे पड़ा हुआ है, वो आपके और मीडिया के बीच में बफर है। जिस दिन आप चेयरमैन सीबीएसई को हटा दीजिएगा उसके बाद पूरा मीडिया आपके पीछे पड़ जाएगा। तो ये बात उनको समझ में आ गई और वो मुझसे सहमत हुए कि चेयरमैन सीबीएसई को ना हटाया जाए। फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें प्रकरण के तथ्यों को बताया गया। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि शायद एनटीए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में विलंब किया आपकी बार, नंबर 1। नंबर 2, जो बात बताई गई उसको शायद जो परीक्षण किया जाना चाहिए था समस्या का, वो प्रस्तुत नहीं हो पाया। मुझे स्मरण है कि जब सीबीएसई का पेपर लीक हुआ था तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बड़ी क्लैरिटी थी। उसमें इस बात को माना गया कि ये पेपर लीक हुआ, उसमें इस बात को माना गया कि इस पेपर लीक के फलस्वरूप पूरी प्रक्रिया का परीक्षण होगा और उसको सही करने का प्रयास होगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि इस लीक के फलस्वरूप आगे क्या होगा, और बड़े स्पष्ट रूप से यह भी बताया गया कि जो 2 पेपर लीक हुए हैं उसमें हाई स्कूल के पेपर को पुनः परीक्षा करे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इमीडिएट इंक्वायरी हुई थी उससे ऐसा पता लगा था कि कुछ क्षेत्रों में ही पेपर लीक हुआ, पूरे देश में नहीं हुआ। लेकिन 12वीं कक्षा का री एग्जामिनेशन हुआ उस पेपर का। उसका कारण यह था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं वो इस आधार पे होते हैं कि 12वीं कक्षा में क्या नंबर आए, 10वीं कक्षा का उतना महत्व नहीं होता। तो इस सब बात करने से सिचुएशन डिफ्यूज हो गई। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पेपर लीक के बाद जो व्यवस्था सीबीएसई में बनाई गई वो इतनी फूल प्रूफ व्यवस्था है कि पिछले 6 वर्षों में कहीं भी पेपर लीक की कोई बात नहीं हुई। यह भी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम इसको कंपेयर करेंगे जो एनटीए का पेपर लीक हुआ वो किन परिस्थितियों में हुआ। सीबीएसई में जो व्यवस्था है वो फुल प्रूफ इसलिए है कि उनकी पूरी व्यवस्था इंटरनल है, एनटीए की आउटसोर्स्ड है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम किसी सेंसिटिव एग्जाम या परीक्षा लेते हैं तो ये आवश्यक है कि उसका सब कंट्रोल इंटरनल हो जाए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यूपीएससी का कोई पेपर लीक हुआ। उसका कारण क्या है कि इसके जितने लीवर्स हैं एग्जामिनेशन के, यानी कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है कि पेपर बनाना, क्वेश्चन पेपर बनाना, कहां बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है, फिर उस पेपर को कैसे प्रेषित किया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर को, एग्जामिनेशन सेंटर्स का चयन कैसे होता है, एग्जामिनेशन सेंटर्स में क्या व्यवस्था हो उसका विवरण हो। तो सीबीएसई के जब उसका परीक्षण किया गया, जो पुनः विचार करके जो व्यवस्था बनाई गई, उसमें जितना पेपर बनते हैं वो तो पहले भी टोटली इंटरनल बनते थे, आउटसोर्स नहीं किए जाते थे, टोटली इंटरनल बनते थे। फिर इन पेपर्स को इस नई व्यवस्था के तहत डिजिटाइज करके ये उपलब्ध कराया जाता था चयनित सेंटर्स को। सेंटर्स के चयन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इन पेपर्स की प्रिंटिंग सीबीएसई में एक स्पेशल कोड के थ्रू वो निकाले जाते हैं पेपर, और उनकी प्रिंटिंग एग्जामिनेशन वाले दिन पर होती है। तो उसमें लीक का तो प्रश्न ही नहीं है। मुझे स्मरण है कि इस समय जब चर्चा थी तो मैंने भी इस बात को कहा था कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों नहीं करते पेपर लीक को बचाने के लिए। और सामान्य रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर एनटीए भी व्यवस्था अपनाता तो शायद पेपर लीक नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, पहली बात कि क्या ये पेपर का जो सेटिंग होती है वो इंटरनल एक्सपर्ट्स द्वारा की जाती है या कैसे की जाती है, क्या प्रक्रिया है। फिर उसके बाद जो जिन संस्थाओं का चयन होता है उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उतनी ड्यू डिलिजेंस होती है जो की जानी चाहिए। फिर पेपर छपता कैसे है। देखिए, पहले सीबीएसई में
ये कहीं एक जगह पर रखा जाता था। वही व्यवस्था एनटीए ने भी की कि बैंक्स में रखा जाए, तो वो तो उतना सेफ नहीं है। मान लीजिए अगर ये पेपर डिजिटाइज हो, और एक पेपर क्यों डिजिटाइज हो, मेरा ये कहना है कि आप डिजिटल 2-3 पेपर, जो कि सीबीएसई में व्यवस्था है, आप 2-3 पेपर डिजिटल भेज दें, उनको लॉक एंड की में रखें, और जिस दिन एग्जामिनेशन हो उस दिन कोड ट्रांसमिट हो उस जगह को, और यह बताया जाए इन 3 में से कौन सा डिजिटल पेपर को प्रिंट किया जाएगा, तो अपने आप संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। आज की तारीख में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए ने उस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया। और दूसरा जो प्रमुख समस्या थी कि उन्होंने एक सेंसिटिव एग्जाम को आउटसोर्स किया। आजकल ये आउटसोर्स की एक फैशन सा हो गया है कि हम हर चीज आउटसोर्स करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आउटसोर्सिंग के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसी सेंसिटिव महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। एनटीए की क्योंकि स्थापना 2018 के आसपास हुई थी, शायद उनको इतना समय नहीं मिल पाया कि वो अपना इंटरनल रिसोर्सेज बना सकें, इतने ह्यूमन रिसोर्सेज रख सकें, ऐसी व्यवस्था बना सकें, और ये पेपर लीक हुआ। मुझे आशा है कि जो समिति बनाई गई है वो इन बिंदुओं पर विचार करेगी और जरूर देखेगी सीबीएसई की उस प्रक्रिया को जिसके फलस्वरूप आज बिल्कुल फूल प्रूफ होता है, व्यवस्था होती है। और मैं ये भी एक कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा सीबीएसई की टीम को, जिन्होंने एक इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है जो कि इट हैज़ नाउ बिकम टाइम टेस्टेड। उसका लाभ एनटीए को हो सकता है। ये तो रही बात पेपर लीक की। पेपर लीक एक महत्वपूर्ण इसलिए है कि बच्चे तैयारी करते हैं, कहीं एक जगह पेपर लीक हो जाता है, फिर वो कहीं एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, उनको दोबारा जाना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है और एक पूरी व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है। इसलिए पेपर लीक को रोका जाना आवश्यक है। अब हम आते हैं नकल। नकल भी एक बड़ा बहुत ही इट्स अ स्लर ऑन आवर एग्जिस्टेंस, हमारे लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि नकल के माध्यम से अगर कोई अभ्यर्थी या कोई व्यक्ति चयनित होकर आता है या एग्जाम में उत्तीर्ण होता है तो उसको उसकी जो कॉम्पिटेंस है उसको सही प्रकार से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मेरा पहला अनुभव नकल के बारे में रहा जब मैं एसडीएम था। मैं बता रहा हूँ वर्ष 1985। मुझे स्मरण है कि सुबह सुबह मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा, सर मेरे साथ चलिए, आज आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। मुझे भी 2-3 साल हुआ था सेवा में, मेरी पहली दूसरी पोस्टिंग थी, तो मैंने कहा चलो। मैं गया एक स्कूल में, और मैं उस समय देवरिया डिस्ट्रिक्ट होता था, आजकल तो वो अलग कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। मैं वहाँ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट था। तो हम पहुँचे, मेरी जीप जैसे ही पहुँची उस स्कूल में तो मैंने देखा लोग कूद कूद के बाहर भाग रहे हैं खिड़की से। मुझे विश्वास नहीं है हो क्या रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था ये ऐसा नज़ारा मैं देखूंगा। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। तो मैंने ड्राइवर से पूछा ये क्या हो गया? तो एग्जामिनेशन सेंटर है। बोला सर ये सब नकल कराने आए थे, आपकी गाड़ी देखकर वो कूद कूद के भाग रहे हैं। आप सोचिए इस प्रकार की व्यवस्था में कैसे जो बच्चा पढ़ेगा या एग्जाम देगा उसका सही असेसमेंट हो सकता है। मैंने इसके बारे में कहानियां सुनी थी, मैंने अपने आंखों से उसे देखा। फिर मुझे धीरे धीरे यह भी मालूम पड़ा कि वहां पर तो स्कूल ठेके पर उठाए जाते हैं और नकल के लोग पैसे लेते हैं। मैंने उसके बाद भी कई तस्वीरें देखी, बिहार की देखी, यूपी की देखी, लेकिन मैंने अपने आंखों से जो देखा उसको तो मैं भूल ही नहीं सकता। दूसरा, अगले दिन वो मुझसे फिर बोला कि सर आज थोड़ा जल्दी चलेंगे, आज आपको दूसरा नज़ारा दिखाएंगे। मैंने कहा आज क्या दिखाओगे? बोले चलिए। मैं गया उनके साथ, दूसरे स्कूल में पहुंचे हम, तो वहाँ देखा सब शांति थी। मैंने कहा देखो भाई यहाँ तो बड़ा बढ़िया एग्जाम चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। बोले नहीं साहब, अभी अभी पेपर बटा है तो वो आम का बाग देख रहे हैं ना सर, वहाँ सब बैठे हुए उसको सॉल्व कर रहे हैं, जब कर लेंगे तो आगे नकल कराएंगे आगे। आप देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड है ये नकल माफिया, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। मुझे अब सूचना मिली है कि कुछ प्रदेशों में इस पे कार्रवाई की गई है, लेकिन इसको व्यापक रूप से देखना पड़ेगा, इसको बहुत ही प्रभावी रूप से देखना पड़ेगा। कुछ प्रदेशों में जैसे यूपी में इसमें स्टेप्स लिए गए हैं। मुझे ऐसा लगने लगा था कुछ समय पहले कि ये एक अधिकार समझते हैं नकल करने का, और जो नकल से फिर आएगा व्यक्ति वो आगे क्या करेगा। तो नकल माफिया जो है वो एक बहुत बड़ा स्कर्ज है इस सोसाइटी के लिए, और उसको भी हैंडल करना बहुत आवश्यक है। कुछ प्रदेशों में जैसे यूपी में इस पे नीति बनाई गई है। मुझे आशा है कि अन्य प्रदेशों में, बिहार, झारखंड जैसे प्रदेशों में इस पे विचार होगा और उसी प्रकार की नीति वहाँ भी बनाई जाएगी। तो जो तस्वीरें हम अक्सर देखने को मिलती हैं कि दीवार चढ़ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ नकल कर रहे हैं, एक बार अगर किसी अभ्यर्थी को या बच्चों को पता लग जाएगा कि नकल वो नहीं कर सकते, तब वो अपना पढ़ाई भी करेंगे। अगर उसको पता है वो नकल कर सकता है तो क्यों पढ़ेगा आदमी।
तो एक ये व्यवस्था का भी प्रश्न है। हमें एक ये सिग्नल देना पड़ेगा बच्चों को कि नकल संभव नहीं, हम आपको नकल नहीं करने देंगे। मुझे याद पड़ता है कि पहले रैगिंग के बारे में बात होती थी, कई कॉलेजेस में रैगिंग होती थी। फिर सरकारों ने ऐसे अधिनियम बनाए जिसके तहत अब ये रैगिंग सामान्य रूप से रुक गई है। तो अगर रैगिंग रुक सकती है तो नकल क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि रैगिंग तो कई दिन चलती है, नकल तो कुछ जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन की बात है। तो अगर उसी प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए और जनसाधारण को इस बात पे चिंतन करना पड़ेगा कि अगर आपने नकल करके आप पास हुए तो अंततः उसका लाभ क्या होगा। क्योंकि जब आप कहीं काम करेंगे तो आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसी का तो लाभ मिलेगा उस वहां पर। लेकिन अगर आपने ज्ञान अर्जित नहीं किया और सिर्फ नकल करके आप वहां गए तो उसका लाभ तो आपको नहीं होगा, अंततः तो नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, समाज को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। इस बात को हमें थ्रू पब्लिसिटी, थ्रू लॉज, थ्रू पॉलिसीज लोगों तक पहुंचाना होगा। इसको एक अभियान बनाना होगा, तभी शायद नकल रुक सकती है। तीसरा एक शिक्षा के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। जब मैं शिक्षा सचिव बना था तो तभी रिजल्ट आया था सीबीएसई का, और रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि कई लोगों को इंग्लिश लिटरेचर में 100% नंबर मिले, 100/100, हिंदी लिटरेचर में 100/100। तो मैंने कहा कि भाई इंग्लिश लिटरेचर में 100/100 कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई ये कह ही नहीं सकता मैं पूरा परिपक्व हूं इस भाषा में या इसके लिटरेचर में, ये तो संभव ही नहीं है। तो मैंने जानकारी करने की कोशिश की, भाई ऐसा क्यों है? तो लोगों ने बताया, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शुरू में एक व्यवस्था बनाई गई, सीबीएसई का मैंने परीक्षण किया, कि लोगों को पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स देने लगे थे। यानी कि अगर उनके 20 या 25 नंबर आते थे तो 10-12 नंबर दे देते थे जिससे वो पास हो जाते थे। मेरे विचार से ये भी व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन चलिए मान लीजिए आपने कर लिया ऐसे, ये व्यवस्था भी ठीक नहीं है वैसे। फिर ये हुआ ये कि जिनको ज्यादा नंबर भी आते तो उनको भी एडिशनल मार्क्स देने लगे। और उसका कारण मुझे बताया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों में जो एंट्री होती है कॉलेजेस में, उसमें जो 12वीं कक्षा में नंबर आते हैं वो आधार होते हैं। तो अब ये कंपटीशन शुरू हो गया स्टेट्स में, कई बोर्ड्स में कंपटीशन शुरू हो गया, वो बच्चों को एडिशनल मार्क्स देने लगे। और एक प्रदेश विशेष से तो मुझे बताया गया कि वहां से थोक के भाव बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसलिए आ जाते थे कि उनके 12वीं कक्षा में खूब नंबर आ जाते थे। इसका मतलब यह था कि जो नंबर दिए जा रहे थे किसी बच्चे को, वो उसका सही, उसके कॉम्पिटेंस, उसकी इंटेलिजेंस का सही रिफ्लेक्शन नहीं थे। तो मैंने जब ज्यादा प्रश्न किए तो कई लोगों ने मुझसे कहा, सर आप क्यों परेशान होते हैं, इसमें बच्चा भी खुश है, शिक्षक भी खुश है, प्रिंसिपल भी खुश है, स्कूल भी खुश है, उनके अभिभावक भी खुश हैं, प्रदेश खुश है, नेता खुश, सब लोग खुश हैं, साहब आप क्यों कर रहे हैं? तो मैंने अपनी पुस्तक में एक चैप्टर लिखा है फार्सिकल डिल्यूजन, और उसमें इसी बात को दर्शाने का प्रयास किया है कि हम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर मैंने समस्त बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया, उनसे इस पे विस्तार से दिन भर चर्चा की। मैंने कहा कि ये हमारा दायित्व है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ये हमारा दायित्व नहीं है कि हम उसको वो नजरिया दिखाएं जो कि सही नहीं है, उसको अपने बारे में वो बात बताएं जो सही नहीं है। सब लोग मुझसे सहमत हुए। फिर इस पे इंस्ट्रक्शंस जारी हुए। जब ये इंस्ट्रक्शंस जारी हुए तो इसमें फिर हाई कोर्ट को ही चला गया, हाई कोर्ट से स्टे हो गया, उसके बाद मेरा टेन्योर खत्म हो गया। दुखद विषय यह है कि आज की तारीख भी हम स्पाइकिंग मार्क्स करते हैं। और जो आपने एनटीए का ग्रेस मार्क्स सुना, मुझे जब ये बात मैंने पढ़ी कहीं तो मुझे स्मरण हुआ अपने समय के जब वो ग्रेस मार्क्स दिए जाने थे। देखिए, हमें इस पे विचार करना पड़ेगा, गंभीरता से समाज को विचार करना पड़ेगा, शासन को विचार करना पड़ेगा कि कहाँ तक उपयुक्त है ये। और जब तक ये जन साधारण में विचार नहीं होगा, केवल पॉलिसी बना देने से, केवल लॉ बना देने से इसमें सुधार नहीं आएगा। इसलिए आवश्यक है कि पहली चीज हम अपनी प्रक्रियाओं को सुधारें जिससे पेपर लीक ना हो। जिस रफ्तार से पेपर लीक हो रहे हैं वो एक गंभीर विषय है। और चूंकि हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो और अब चाहे सीबीएसई की हो, जहां पेपर लीक नहीं होता है, अब हमें वहां परीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए अगर वहां पेपर लीक नहीं होता तो अन्य परीक्षाओं में क्यों होता है। क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके कारणों को जानें, और यह भी जानें अगर किसी व्यवस्था में उन कारणों का समाधान करते हुए, इन समस्याओं को समाधान करते हुए अगर कोई व्यवस्था बनाई है तो वैसी व्यवस्था अन्य परीक्षाओं के लिए भी की जाए।
तो परीक्षाओं का ये हुआ। जहाँ तक नकल का संबंध है, इसको भी ना केवल नियम कानून से बल्कि एक सामाजिक रूप से इस पर चर्चा करके, विचार करके, एक अभियान चला के ये प्रयास किया जाए कि नकल को बंद किया जाए, इस देश में हर जगह पर बंद किया जाए। और तीसरा, जो हम ये ग्रेस मार्क्स देते हैं, जो स्पाइकिंग करते हैं, उसमें हम अपने आप को, सबको डिल्यूट करते हैं। ये देश के लिए, देश की शिक्षा के लिए उचित नहीं है। आज बस इतना ही। अगली चर्चा में हम जो शिक्षा नीति आई है उस पर चर्चा करेंगे और कैसे उस शिक्षा नीति के माध्यम से हम शिक्षा से और स्कूली शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।